सबसे इससे भी बड़े मैं गांव बेसिक का इससे भी मैं बेसिक किसान बात पर का आ बेटा जाती हूं। हूँ। इससे भी मैं बहुत एक बेसिक बात पे आ जाती हूँ चंचल जी। ये बहुत इससे मैं बेसिक एक बात पर आना चाहती हूँ, जो बात अभी आलोक जी जिसका जिक्र कर रहे हैं। कल सर मैंने बड़ा अच्छा एक पूरा का पूरा एक कैलकुलेशन किया था, और उस कैलकुलेशन का बस एक क्रक्स आपके सामने रखना चाहती हूँ कि अगर वक्फ के पास जितनी ज़मीन है उसमें से वो आधी ज़मीन पर मंदिर मस्जिद दरगाह सब बना ले, सब कुछ कर ले, जैसा वो धार्मिक आयोजनों के लिए स्थलों के लिए करना चाहती है कर ले। अगर उसमें से 50% भी वो ज़मीन गरीब मुसलमानों का घर बनवाने के लिए दे दे तो सारी की सारी मुस्लिम आबादी को एक घर मिल जाएगा। मुझे बस इतना बता दीजिए कि क्या किसी गरीब मुस्लिम को घर देने का काम या फिर किसी गरीब मुस्लिम को आशियाना देने का काम वक्फ बोर्ड करता है तो कैसे करता है? उसके पास क्या इसको लेकर पूरा डेटा, सारी डिटेल, सब कुछ उपलब्ध है जिसके आधार पर वो काम करता है? देखिए, सबसे पहले तो पूर्णिमा जी एक बात को समझना पड़ा जो आपने सवाल किया है, क्या कोई मतलब इस तरीके से काम मतलब वक्फ बोर्ड काम करता है? तो सबसे बड़ा सवाल तो ये जो बोर्ड होते हैं वो सरकारों के बेसिकली अंडर में होते हैं। और आप सोचो जिस तरीके से, यानी इसका मतलब कि आप देखो अगर तकरीबन ज्यादातर राज्यों में सरकार बीजेपी की है, उनके अलायंसेस की है, तो इसका मतलब ये होगा कि भाई सरकार भ्रष्ट है। और जो बोर्ड के जो चेयरमैन बनते हैं, चेयरमैन बनाए जाते हैं, जिन लोगों को बनाया जाता है बाकायदा वो सरकार की निगरानी में बनते हैं। इसका मतलब सरकार की पूरी तरीके से सरकार का सवाल है। सबसे बड़ी बात जो है कि ये सरकार का जो है कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना वाला मामला है पूर्णिमा जी। ये बीजेपी को इन बात से लेना देना, गरीब मुसलमानों की भलाई के लिए कोई लेना देना नहीं है। इनका बस एक काम है कि कैसे पूरे देश में ध्रुवीकरण की राजनीति की जाए, कैसे हिंदू मुसलमान के बीच, कैसे हम इस पूरे देश को केवल हिंदू मुस्लिम की जो है उस पे धुरी पे खेलते रहे। इनका बस एक काम है, एक नैरेटिव गढ़ना चाहते हैं। दूसरी बात यह है, मैं ये पूछना चाहता हूं कि आज के समय में अभी हमारे जो पंत साहब ने कहा कि चाइना ने कितनी जमीनें हमारी कब्जा कर ली, इससे कोई पुख्ता सबूत नहीं है। तो ये सरकार का काम है। ये जो गांव बसाए जा रहे हैं चाइना के द्वारा और जो है ना जाने कितनी जमीनें कब्जा कर रही है चाइना, ये कौन बताएगा पंत साहब? ये विपक्ष तो बताएगा नहीं, ये तो सरकार को बताना चाहिए। आप लोग ना विदेश बड़ा घूमकर आप लोग को सर विदेश जाने का बड़ा मन करता है, तो आप लोगों को मन कर रहा है तो सर मेरा भी मन कर गया विदेश जाने का। सर मेरा भी मन कर गया सर विदेश जाने का। सुनिए ना चंचल यादव जी, मेरा भी मन कर गया कि मैं थोड़ा सा विदेश टहल कर आती हूँ। सर मुझे ये बताइए कि जरा तुर्की में ज्यादा मुस्लिम आबादी है या भारत में है? निश्चित तौर से आपने देखा होगा भारत में आबादी ज्यादा है। तुर्की में ज्यादा है सर या भारत में है मुस्लिम आबादी? सर मुस्लिम आबादी हिंदुस्तान में ज्यादा है। हिंदुस्तान में ज्यादा है। सीरिया में सर ज्यादा है मुस्लिम आबादी या फिर भारत में है? अरे मैडम, आप कहना क्या चाहते हो? मैं सर ये कहना चाहती हूँ कि ऐसे बहुत सारे देश हैं, तुर्की से लेके, लीबिया से लेके, मिस्र से लेके, इराक से लेके, जॉर्डन से लेके, सीरिया से लेके, ट्यूनीशिया से लेके, सूडान से लेके, यहाँ तो मुस्लिम पॉपुलेशन सर बहुत है। यहाँ पर भी वक्फ बोर्ड हुआ करता था। यहाँ की सरकार ने तो उस वक्फ बोर्ड को खत्म करके सारी की सारी जमीन अपने कंट्रोल में ले ली। वहां तो कोई हाय तौबा नहीं हुई, और यहाँ तो सरकार अपने कंट्रोल में ले भी नहीं रही है, तो इतनी ज्यादा हाय तौबा है। मैं बस इतना समझना चाहती हूँ कि वहां के मुसलमानों को कोई समस्या नहीं है। नहीं, आप मुझे एक चीज बताओ, आप जो ये बिल है जिसमें डीएम को पूरी पावर दी जा रही है, आप मुझे बताइए क्या डीएम के ऊपर जनता का विश्वास हो जाएगा? कौन नहीं जानता है डीएम सरकार के अंडर में काम करता है? कौन नहीं जानता है डीएम जो सरकार की मंशा उसके ऊपर काम करता है? तो सवाल ये बहुत सारे गौड़ हैं। और उसमें जब ये जो पूरा ये बिल जो ड्राफ्टिंग हो रही थी उसमें काफी मीटिंग्स हुई, जब लोगों ने सुझाव दिए, क्या सरकार ने एक भी सुझाव माना? तो क्या सरकार ने उसके ऊपर कोई चर्चा की? मेरा सवाल यह है कि उन सुझावों को लेकर के क्यों नहीं सरकार ने कोई बात नहीं मानी? तो सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी का, मैंने बोला, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो काम करते हैं वो उनका उद्देश्य कुछ और होता है, दिखता कुछ और है। आपने नोटबंदी का उदाहरण भी सुना, हमारे जो इसके पहले साथी ने बताया, नोटबंदी में कहता है कि भाई आतंकवाद की कमर टूट जाएगी। धीरज सिंह जी, ऐसा क्यों लगता है नकली नोटें बंद हो जाएगी? कलेक्टर से लेके किसकी क्या जिम्मेदारी है, कौन अगर कोई बदलाव कर रहा है तो बदलाव करने की सरकार वो कोशिश क्यों कर रही है? कल पूरे दिन 10 से 11 घंटे की चली इस चर्चा में सरकार की तरफ से सब कुछ बताया गया,
लेकिन उसके बावजूद अभी भी विपक्ष उसी धुरी के इर्द गिर्द घूम रहा है जिस पर पहले था। या तो वो सुनना नहीं चाहते, या वो समझना नहीं चाहते, या सरकार की कही हुई बात पर विश्वास है नहीं। पूर्णिमा जी, सरकार की धीरज सिंह मंशा जी। के ऊपर सवाल है, वक्फ बोर्ड बिल सरकार की मंशा के ऊपर सवाल है। ठीक है सर, आज के धीरज जी समय में जवाब जो दें। प्रमुख मुद्दे हैं, सर धीरज जी उन जवाब मुद्दों पे देंगे, चर्चा ना फिर हो उसके सके। बाद ये आलोक हिंदू आलोक मुसलमान आलोक की जी जो- से मैं जवाब लूंगी। यश भी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, मैम भी हमारे साथ है, लेकिन पहले धीरज जी अपनी बात को पूरा करेंगे। पूर्णिमा जी, आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। पूर्णिमा जी, अगर किसी भी संस्था में अगर निरंकुश आ जाए, अगर उसकी पारदर्शिता के लिए अगर सरकार कोई संशोधन करती है तो इसमें हर्ज क्या है? आप बताइए। जो अभी ये बात कर रहे हैं कि किसी डीएम के अधीन आ जाएगा, तो आप जानती हैं कि और भी कोई भी चीज का कस्टोडियन कौन होता है? वहां के जो जिलाधिकारी होते हैं। हमारे न्यास बोर्ड हो तब, या और भी संस्थाएं हो तब। देखिए, मामला ये है ना कि पूरे विश्व में अगर सबसे ज्यादा मुसलमान अगर किसी देश में रहते हैं, वो भारत में रहते हैं। आप बताइए कि जितना अमन चैन के साथ में जो मुसलमान भाई अगर रहते हैं, और जिस तरह से भय मुक्त होकर और लोकतंत्र में अपनी आवाज बुलंद करके जो जी रहे हैं अमन चैन के साथ में, इससे बड़ी और क्या खूबसूरती हो सकती है? लेकिन जो हमारे इंडी गठबंधन वाले लोग हैं, जो विपक्ष वाले लोग हैं, विशेष रूप से जो कांग्रेस पार्टी है, आजादी के बाद में पूर्णिमा जी, इन्होंने ही राज किया है। केवल हिंदू और मुस्लिम करके, केवल वोट बांट कर केवल उस पर राजनीति करने का काम किया है। अरे वक्फ बोर्ड का निर्माण ही क्यों हुआ था कि जितने भी हमारे गरीब मुसलमान भाई बहन हैं, जो लोग बेवा औरतें हैं, इन लोगों के लिए बना हुआ था। लेकिन आप देखी होंगी, हम खास तौर पर बिहार पर बात करना चाहेंगे कि हमारे पटना शहर में बहुत अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी हुआ करती थी। वक्फ बोर्ड के मतवाली से लेकर और भू माफियाओं के साथ मिलकर उस पर सारे जमीनों को बेच दिया गया, उस पर मॉल बना दिया गया। तो ये अच्छी बात नहीं ना है? और ये जो लोग विपक्ष वाले लोगों का एकदम एक साफ कहना है कि एनडीए से जो भी बिल आएगा, जो भी कानून आएंगे, नहीं, जो लेकिन भी ये जो योजना आपके लाएगी, कुछ केवल इन लोगों नेता का हैं विरोध करना है। सर, लेकिन ये जो कुछ आपके नेता हैं जो खिलाफत कर रहे हैं इसकी वक्फ संशोधन बिल की, तो उनका क्या कीजिएगा? आप अपने नेताओं को सर सेम पेज पे नहीं ला पाए, इसीलिए तो विपक्ष को मौका मिलता है ये कहने का कि आपने अपनी पार्टी की तो लुटिया डुबोली, क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी होने के साथ देना था आपको, बस साथ देने के चक्कर में आपने अपने लिए परेशानी खड़ी कर ली। बिल्कुल नहीं। आप जानती हैं कि 19 वर्षों से माननीय नीतीश कुमार जी बिहार में शासन चला रहे हैं। आप बता दीजिए कि 2005 से पहले बिहार में कितने दंगे हुए करते थे, कितने लोग मारे गए। कांग्रेस के शासन में बिहार में जो भागलपुर दंगा हुआ था, उसमें हजारों लोगों मुसलमान भाई मारे गए थे। जब माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार आई, उस समय मुसलमान भाइयों के लिए न्याय दिया गया, और जो भी बेवा औरतें थी उन लोगों को पेंशन का भी प्रावधान किया गया, और जितने भी उनके बाल बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई दवाई सब चीजों का व्यवस्था किया गया है। और बात बता देना चाहते हैं पूर्णिमा जी कि 19 वर्षों में बिहार में एक दिन भी कर्फ्यू नहीं लगा। एक दिन कुछ घंटों के लिए लगा था। 19 वर्षों की मैं बात कर रहा हूं। तो इससे और खूबसूरती क्या हो सकती है? और हम लोग किसी दल में रहे या किसी गठबंधन में रहे, हमने अपने विचारों के साथ कभी समझौता नहीं किया है। और जब भी मुसलमान भाई का जो भी इंटरेस्ट रहा है, उससे हम लोग अलग नहीं रहे हैं। और जेपीसी जो कमेटी बनी थी, उसमें जो हमारे सुझाव थे, सुझाव दे दिए गए थे, और उसको मान भी लिया गया है। असली दिक्कत तो यही है कि आपने जो सुझाव दिए वो मान लिए, टीडीपी ने जो सुझाव दिए मान लिए, जो इन्होंने विपक्ष ने अलायंस के लोगों ने सुझाव दिए वो माने नहीं। इनको एक बड़ी दिक्कत तो इस बात से भी है कि हमारे सुझाव तो माने नहीं, साथियों के मान लिए, क्योंकि भाई अब ये इनकी लैंग्वेज में कह रही हूँ कि सरकार बैसाखी के सारे है, तो आपका तो मानना ही मानना था इनको। खैर आलोक जी आऊंगे आपके पास एक बार। सर थोड़ा सा समय, सर ब्रेक के लिए जाने से पहले एक बार नितिशा जी से एक रिएक्शन सर लेने दीजिए, फिर ब्रेक ले जाना है, फिर आप सबके काउंटर्स लूंगी। नितिशा जी, अब विपक्ष बार बार जिस बात का जिक्र कर रहा है वो ये कह रहा है कि भाई फिर आरएसएस का ऑडिट करिए, अगर ऐसा है तो, कि उसके पास कितनी जमीन है,
या फिर बाकी ऐसे मंदिर है या जिनका अपना अपना ट्रस्ट है, फिर उनका भी आप ऑडिट करिए। सरकार ये कहती है कि हमें ऑडिट करना है, सरकार ये कहती है हमको भ्रष्टाचार को दूर करना है, सरकार ये कहती है कि जो एक मोनोपोली थी उन पावरफुल लोगों की जो इसका फ़ायदा उठाते थे उसको ख़त्म करके आम मुसलमान को इसका फ़ायदा पहुंचे, ये हमारी इंटेंशन है। लेकिन फिर भी उतना कन्विंसिंगली विपक्ष को अपने साथ ला नहीं पाई। इससे पहले जब संशोधन हुआ था तो आपको याद होगा यूनानिमसली सबने इसको लेकर वोट किया था, बहुत पहले वाला। तो क्यों ऐसा हो पा रहा है, क्यों नहीं कर पा रहे विपक्ष को कन्विंस? तो पहले तो देशवासियों को राधे राधे और जय मां पीताम्बरा। मैं आपके समक्ष कुछ पॉइंट्स जरूर रखना चाहूंगी, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे तो। देखिए, सबसे पहले 9,40,000 एकड़ जमीन, यानी हमारे भारत की सेना से दूसरे नंबर पर इतनी जमीन किसी बोर्ड के पास है, जो वक्फ बोर्ड के पास है। हमारे देश में 80% हिंदू रहते हैं, जिसमें ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और मुस्लिम, और जो ये अल्पसंख्यक है, इनका कोई बोर्ड क्यों नहीं बनाया गया? अगर बोर्ड की ही बात हो रही है तो इनका भी बोर्ड होना चाहिए। दूसरा, जहां पे 80% हिंदू हैं, वहां का क्यों नहीं बोर्ड है? इतने प्रतिशत हिंदू होने के बाद तो फिर तो सबसे ज्यादा जमीनें, सबसे ज्यादा बोर्ड हमारा बड़ा होना चाहिए था। मतलब सनातन बोर्ड होना चाहिए, सनातन बोर्ड होना चाहिए था। दूसरी चीज, भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी के 2 द्वीप पर इनका दावा है कि वो 2 द्वीप इनके बोर्ड में आते हैं, उनकी जमीन इन्होंने साबित की है। सूरत के नगर निगम की जमीन इनकी है, उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट की जमीन इनकी है, प्रयागराज में जो कुंभ मेले की जमीन है उस पर भी इनका दावा किया गया है। तो अब आप ये समझिए कि इसमें से बहुत सारे दावे तो डिसमिस हो गए ना। बिल्कुल डिसमिस होने चाहिए। ताजमहल पर भी अपना दावा ताजमहल पर डिसमिस हो गया, बिल्कुल डिसमिस होना चाहिए। और एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, 1,500 साल पुराना मंदिर जो तमिलनाडु में है उस पर भी दावा है, जबकि मुस्लिम जो इस्लाम धर्म है वो 1400 साल पुराना है। तो इस पर भी ध्यान दिया जाए। और अगर सरकार की मैं बात करूं तो सरकार जो संशोधन करना चाहती है, पहली बात तो गवर्नमेंट को चैलेंज आप नहीं कर सकते हो, सिर्फ केस अपना हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक ले जा सकते हैं। दूसरी बात, इस्लाम धर्म में जो धर्म परिवर्तन करवा करके जमीनों को हड़पा जा रहा है, या जो मुस्लिम महिलाएं हैं, मुस्लिम बच्चे हैं, क्योंकि अगर हम बात करें वल्फ अल औलाद के तहत मुस्लिम महिलाओं को, मुस्लिम बच्चों को और गरीब मुसलमानों को वो जमीन, वो जगह, सहूलियत क्यों नहीं दी जा रही है? अगर मैं कोरोना काल में आप लोगों को थोड़ा सा वो करूं, कोरोना काल में कहां पर कोई मुस्लिम जमीन पर, वक्फ की जमीन पर कहां पे कोई हॉस्पिटल बनाया गया? कौन सी ऐसी जगह थी जहां पर लाशों को दफनाया गया? एक बार भी कोरोना के समय कौन सी ऐसी वक्फ जमीन है जो आगे आई हो, जो बोर्ड आगे आया हो और जिन्होंने मानव समाज के लिए कुछ किया हो? मैं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ मानव समाज के लिए कुछ किया हो। ठीक है जी, यश जवाब देना चाह रहे थे आप, काउंटर रख रहे थे। पूर्णिमा जी, बड़ी आसानी से आपने मेरी रिसर्च को तो कहीं भी अवेलेबल नहीं है ऐसा कह दिया, लेकिन आपने आलोक जी को भी सुन लिया। और ये डॉक्टर मैडम जो बैठी हुई है, ये साफ कह रही है एक लोकतंत्र में बैठ के कि आप सरकार को चैलेंज नहीं कर सकते, ये भी आपने सुन लिया। इन्हें पता होना चाहिए कि लोकतंत्र का मतलब ही है कि एक अकेला नागरिक भी पूरी सरकार को चैलेंज कर सकता है कानूनन, ये इन्हें पता होना चाहिए। दूसरी बात, ये जो अभी स्क्वायर फीट गिना रही हैं, तो इनको बता देता हूं मैं कि जो नॉर्थ ईस्ट में हमारी विवादास्पद सीमा है जो चीन ने कब्जा कर रखी है, वो 1,28,000 वर्ग किलोमीटर है। तो ये डॉक्टर मैडम को ये भी पता होना चाहिए कि ये वक्फ की जमीन से बहुत ज्यादा है और ये चीन ने घुस के कब्जा किया है, वही जमीन जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी बोल भी नहीं पा रहे। तो ये धर्म की आड़ लेके व्यक्तिगत और स्वार्थ परिपूर्ण जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो आपके मोटिव है, ये गलत है। रहा सवाल मुस्लिम समुदाय का, तो अभी जो तमाम देश आपने गिनाए पूर्णिमा जी, वहां पर मुस्लिम समुदाय बहुआयत में है, मेजॉरिटी है। फिर भी आपके कहने के अनुसार उन्होंने बोर्ड डिसमेंटल करके सरकार के साथ विलीन कर दिए। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, कीजिए ना। आरएसएस यहाँ पर हिंदू राष्ट्र की बात करती है, हिंदू यहाँ पर सबसे ज्यादा है, लेकिन आरएसएस अपनी संपत्ति घोषित नहीं करना चाहती। क्यों? कीजिए ना भाई, वहां हिंदू भी तो बेवाएं हैं, हिंदू भी तो गरीब है, बच्चे हैं, अनाथ है, दीजिए शरण। दिल्ली की वो इतनी बड़ी बिल्डिंग है। सारी जो ये कांग्रेस की जो सुई है घूमकर हिंदुओं पर आ जाती है। आपको माइनॉरिटीज में मुस्लिमों का ख्याल है, लेकिन माइनॉरिटीज में आपको क्रिश्चियंस दिखने बंद हो जाते हैं।
आपको आप तो उनके नॉर्थ- धर्मांतरण एक मिनट, नजर नहीं पूर्णिमा जी, आते, पूर्णिमा जी, आप आपको मुझे चीन फिर की रोक रही घुसपैठ हैं, भारत आपने की और भूमि किसी पर को नजर नहीं आती रोका, है, आप मुझे लेकिन रोक आपको रही हैं। रोहिंग्याओं का घुसना दिखता नहीं है। रोहिंग्या आके हमें बस क्यों जाते हैं, दिखे? सिटीजन सरकार को बन नहीं जाते हैं, दिखे? वोटर आईडी ले लेते हैं, आपको वो नहीं, भी नहीं नहीं, नहीं, दिखता। ये आप मेरे नहीं, बीच ये में जो बोल आप रही हैं। भी तो नहीं, आप भी पूर्णिमा तो जी, आप आप मेरे भी बीच तो में नॉर्थ बोल से रही हैं। साउथ से वेस्ट से ईस्ट घूम कर आए, तो थोड़ा सा मुझे भी टहलने दीजिए। फिर तो मुझे ये भी आप टहलने का टहलने मतलब दीजिए। क्या है? जब अगर वक्फ घुसपैठ बोर्ड हो रही में है, तो संशोधन क्या की बात विपक्ष हो की रही जिम्मेदारी है, है? जिसको पावरफुल अगर आपने बनाया, घुसपैठ अगर हुई है, सरकार तो उसको क्या ट्रांसपेरेंट विपक्ष की करना जिम्मेदारी चाहती है, है, पूर्णिमा जी? अगर सारा का सारा डेटाबेस ऑनलाइन अवेलेबल करना चाहती है, अगर उसका ऑडिट करना चाहती है, तो अगर करे उसका ना, लेजर RSS दिखाना को चाहती करे है, ना। उसमें क्या RSS समस्या है भाई? क्यों नहीं करती? उसमें क्या समस्या RSS ने है? 1 रुपया भी आप टैक्स घूम दिया कर है। आइए ना आरएसएस पर, उस पर जवाब आलोक जी देंगे, उस पर मैं नहीं दूंगी, उस पर आलोक जी जवाब आप देंगे। मुझे क्यों जवाब मैं उनसे देंगे? पूछती हूँ ना जवाब सवाल, आलोक जी देंगे ना, लेकिन आप मैं क्यों कह रही हूँ देंगे? सर, एक सिलेक्टिव अप्रोच के साथ चीजों को कब तक देखिएगा, कब यही तो तक मैं भी पूछ देखिएगा, रहा हूं। कहने का यही मतलब तो ये है। मैं भी पूछ रहा हूं पूर्णिमा जी। ठीक है, मैं आलोक मैंने जी क्या से कहा? जवाब नहीं, लेती हूँ इसका, मैं आपने आलोक मुझे जी से मेरी जवाब बात लेती हूँ, पूरी मुझे नहीं एक बार कहने दी हेडलाइंस के पूर्णिमा लिए जी, जाने बड़ी दीजिए। गलत बात है। देखिए, ठीक है, निवेदन है मेरा, मुझे मेरी हेडलाइंस बात पूरी हेडलाइंस कहने दिखाने दीजिए सर, उसका भी एक निर्धारित समय होता है।